नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ई अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज पर। आज का ये हमारा भाग 11 रहेगा। इससे पहले 10 भागों को पूरा किया जा चुका है, जिसमें हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है, काफ़ी सारे प्रश्नों को देख लिया है। ठीक है, तो आज का ये जो भाग रहेगा वो 11 रहेगा, जिसमें हम स्थानीय स्वशासन यानी पंचायती राज जो है उसको पूरा करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है और इससे भी प्रश्न जो है वो बनते हैं, क्योंकि ये सिलेबस में बिल्कुल साफ मेंशन होता है ये टॉपिक, और इससे काफ़ी सारे प्रश्न जो है वो बनते हैं। ठीक है, तो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे प्रश्न बनने की संभावना हर बार रहती है। ठीक है, इसीलिए क्या कहते हैं, ये टॉपिक ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और आज हम इसी टॉपिक को पूरा करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले प्रश्न देखेंगे कि पंचायती, देखिए इससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में। ठीक है, कि क्या है। देखिए, अगर हम थोड़ा सा प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल में जो चोल साम्राज्य था, ठीक है, जो चेर चोल पांड्य थे, तो उसमें से जो चोल साम्राज्य था उसमें वहाँ से ही हमको जो है वो स्थानीय शासन के उत्तम उदाहरण देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, वहाँ पर भी जो है वो सत्ता का विकेंद्रीकरण था। ठीक है, जो किसी एक के हाथ में जो है वो सत्ता केंद्रित नहीं थी, सत्ता का वो विकेंद्रित थी, शासन विकेंद्रीकृत था। तो यही चोल साम्राज्य से ही हमको जो स्थानीय स्वशासन है, जो स्थानीय शासन है, उसके हमको एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। फिर अगर हम बात करें 1793 में, तो ब्रिटिश भारत का जो 1793 के चार्टर में भी पहली बार जो है वो स्थानीय संस्थाएं सामने आई। ठीक है ना, और फिर 1842 तक आते आते बंगाल अधिनियम से जो प्रेसिडेंसी नगर थे, जैसे जो मद्रास थे, बम्बई था, बंगाल, ये सारे जो प्रेसिडेंसी नगर थे, उनसे बाहर भी स्थानीय शासन का विकास हुआ। ठीक है ना, फिर लॉर्ड रिपन ने भारत में स्थानीय स्वशासन की नींव रखी, क्योंकि और इसी के चलते अगर आधुनिक भारत की बात करें तो लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। ठीक, फिर 1919 से 35 की बात अगर हम करें, 1919 से 35, ठीक है, तो 1919 से 35 के भारत सरकार अधिनियमों में भी स्थानीय स्वशासन का विकास जो है वो अच्छे से किया गया। ठीक, तो ये नहीं कि हम आज जो स्थानीय शासन देख रहे हैं वो सिर्फ कुछ समय का ही है, ये काफ़ी पहले से सारी चीज़ें जो चलती आ रही हैं। और गांधी जी भी जो थे वो स्थानीय स्वशासन के काफ़ी समर्थक थे, सत्ता का विकेंद्रीकरण को अच्छा मानते थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो इम्पॉर्टेंट थी। अब आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों के माध्यम से पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। पहला प्रश्न आता है कि पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मुख्य उद्देश्य है जनता को प्रशासन में भागीदार योग्य बनाना। ठीक है, यानी जनता भी जो है वो शासन प्रशासन में भागीदारी करे, उसके लिए योग्य बनाना उसको, वो पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, वो पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि देखिए, इसमें अगर हम अनुच्छेद, मतलब पंचायती राज के अगर हम अनुच्छेद 243 इसका जो भाग बी है, सब क्लॉज बी है, उसमें अगर हम देखें तो जो ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। ठीक है, और इसके तहत जो प्रत्यक्ष चुनाव है उसकी बात कही गई है, जो कि प्रत्येक 5 वर्ष के लिए होते हैं, लेकिन 5 वर्ष से पहले भी इनको भंग किया जा सकता है। इसमें ये भी व्यवस्था की गई है कि जो 21 वर्ष है उसकी आयु तक प्राप्त कर चुका हो वो चुनाव के लिए पात्र होगा, है ना, और 18 वर्ष का जो है वो मतदान कर सकता है। तो ऐसी जो चीज़ें हैं, ये प्रशासन में जो भागीदारी की बात की गई है वो प्रमुख उद्देश्य हो जाता है पंचायती राज का। ठीक है, आगे देखते हैं किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है। तो पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किसके अंतर्गत है, तो डीपीएसपी के अंतर्गत है, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत है। ठीक है, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत है, स्थानीय शासन के अंतर्गत है, ग्राम पंचायतों की बात की गई है। ठीक है ना, तो जो नीति निर्देशक हैं उनमें भी जो है पंचायती राज का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 40 के तहत। फिर आता है संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है, तो संविधान के भाग 9 में है। ठीक है, संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है, संविधान के भाग 9 में, ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर अनुसूची की बात करें तो अनुसूची 11 जो है वो जोड़ी गई थी। ये पहले हम अपने अनुसूची वाले उसमें बात कर चुके हैं कि अनुसूची 11 के तहत भाग 9 में
ठीक है। इसको जोड़ा गया था और 24 अप्रैल ये तारीख बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है, क्योंकि अभी जो है पंचायती राज दिवस जो है वो हमारा मनाया गया था, पंचायत दिवस मनाया गया था 24 अप्रैल को। तो ये ध्यान में रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 24 अप्रैल 1983 को इसको स्थापित किया गया था और इसी उपलक्ष्य में प्रत्येक 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष पंचायत दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इतनी बातें ध्यान में रखनी है। आगे देखते हैं, संविधान के किस संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो 73वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, हमने अभी देखा कि 73वां संविधान संशोधन हुआ था और उसी के तहत पंचायती राज जो व्यवस्था थी वो हमारे संविधान में इंक्लूड की गई, भाग 9 में अनुसूची 11 के तहत। ठीक है, और इसमें जो अनुच्छेद हैं किस से किस अनुच्छेद तक है? तो अनुच्छेद 243, ठीक है, 243A से लेकर P तक है। ठीक है, अगर इसको नंबर्स में देखें तो 1 to 16 यानी इसके सब क्लॉजेज हैं। ठीक है, तो संविधान के 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं, 75वें संविधान संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? देखिए यहाँ पे ये जो होगा यहाँ पे 75 नहीं है, ये 73 आएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा इसको सही कीजिएगा। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 73वें संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जैसा हमने अभी देखा। ठीक है, आगे देखते हैं, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो निर्वाचन के लिए उत्तरदायी होता है पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग उत्तरदायी होता है। जबकि जो हमारा जो मेन यानी जो केंद्र वाला जो पूरे अखिल भारतीय वाला जो निर्वाचन आयोग है वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, विधानसभा, है ना, ये सारे चुनावों के लिए उत्तरदायी होता है। लेकिन स्थानीय स्वशासन पंचायतों के लिए जो चुनावों के लिए जो संस्था उत्तरदायी होती है वो राज्य निर्वाचन आयोग होता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? तो लागू होने की तारीख हम अभी देख चुके थे, एक बार फिर से देख लेते हैं, 24 अप्रैल 1993। इसी के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायत दिवस मनाया जाता है, जो अभी हाल में मनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बलवंत राय समिति के प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था कौन कौन सी थी? तो बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार हमको बतानी है। तो सबसे पहले तो यही देख लेते हैं, जो बलवंत राय मेहता समिति है वो बनी कब थी? तो बलवंत राय मेहता समिति बनी थी 1957 में। ठीक है, 1957 में बनी थी और इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की थी। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति ने, और जो त्रिस्तरीय बात की थी उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण थी वो थी पंचायत समिति। 3 कौन कौन सी थी? एक थी ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत थी, ठीक है, पंचायत समिति थी प्रखंड स्तर पर, ठीक है, और जिला स्तर पर मंडल था। तो जो पंचायत समिति थी प्रखंड स्तर पर वो सबसे महत्वपूर्ण संस्था थी इसमें। ठीक है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण संस्था थी बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार। ठीक है, 1957 ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? तो पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले लागू की गई थी राजस्थान के नागौर में। ठीक है, राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर, ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से सबसे पहले इसको शुरू किया गया था। ठीक है, फिर आगे चलकर आंध्र प्रदेश वगैरह में भी इसको शुरू किया गया, लेकिन सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से इसको शुरू किया गया था, इस व्यवस्था को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पंचायती राज व्यवस्था में सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए जो कितने पद आरक्षित करने की बात की गई है? तो इसमें जो व्यवस्था की गई है वो 1/3 पद पर बात की गई है। कितनी की गई है? 1/3 पद पर। ठीक है, सदस्य और प्रमुख दोनों की बात की गई है इससे महिलाओं के लिए आरक्षण की। एक्चुअली जो अनुच्छेद 243 का सब क्लॉज डी है, ठीक है ना, उसमें पंचायतों में आरक्षण की बात व्यवस्था करता है, और इस डी का भी एक सब क्लॉज है 3, उसमें कहा गया है कि महिलाओं के लिए जो है वो 1/3 आरक्षण होगा। ठीक है, महिलाओं के लिए कितना होगा? रिजर्वेशन की बात की गई है यानी। और जबकि अगर हम विधानसभाओं या लोकसभाओं की बात करें तो वहाँ पर अभी भी ये महिला आरक्षण विधेयक जो है वो पड़ा हुआ है लंबित। ठीक है, लेकिन स्थानीय स्वशासन में जो महिलाओं के आरक्षण की बात की गई वो 1/3 आरक्षण की बात की गई है। आगे देखते हैं, पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव किसके मार्गदर्शन में किया जाता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शन में किया जाता है। ऐसी ही व्यवस्था केंद्र में या अखिल भारतीय स्तर पर होती है। ठीक है, जब राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या फिर अन्य विधानसभाओं के चुनाव, राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव होते हैं तो उसका रखरखाव
निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है, जबकि स्थानीय स्वशासन की बात की जाए तो उसमें जब निर्वाचन की बात आती है, चुनावों की बात आती है, तो उसका मार्गदर्शन किया जाता है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। ठीक है, सारी व्यवस्थाएं राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा की जाती हैं। आगे देखते हैं, भारत में पंचायती राज की स्थापना किसने की थी? तो भारत में पंचायती राज की स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने की थी। लेकिन अगर ये स्वतंत्र भारत की बात है, लेकिन अगर हमने देखा था कि लॉर्ड रिपन ने 1882 में, ठीक है, उपखंड और जिला बोर्ड का निर्माण किया था, तो वह जनक माने जाते हैं भारत में स्थानीय स्वशासन के। ठीक है, लेकिन अगर हम अंग्रेजी शासन को हटा दें, तब अगर उस चीज़ को देखें तो इसमें जवाहरलाल नेहरू जी का नाम आता है। ठीक है, किस राज्य ने सबसे पहले द्विसदनीय पद्धति को अपनाया था? तो राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना के बाद तमिलनाडु ने द्विसदनीय पद्धति को अपनाया था। तमिलनाडु ने द्विसदनीय पद्धति को अपनाया था। ठीक है, देखिए इसमें थोड़ा सा डिस्प्यूटेड रहता है, लेकिन अगर त्रिस्तरीय की बात की जाए तो ये बात आ जाती है आंध्र प्रदेश की। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश की बात आती है, लेकिन अगर द्विसदनीय पद्धति की बात करें तो इसमें तमिलनाडु का नाम आता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा करेगा, इसीलिए यहाँ पे मैंने इसको क्लियर किया है कि वैसे राजस्थान पहला है, लेकिन अगर त्रिस्तरीय में बात आए यानी 3 सदनी की बात है तो इसमें आंध्र प्रदेश का नाम आता है, लेकिन द्विसदनीय पद्धति की बात करें तो इसमें तमिलनाडु को इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 73वें संवैधानिक संशोधन कब लागू किया गया था? तो ये हम देख चुके हैं कि इसको लागू कब किया गया था। इसको लागू किया 73वें संविधान संशोधन के तहत इसको लागू किया गया था 24 अप्रैल 1992 से इसको लागू किया गया था। और इसी को देखते हुए जो है वो पंचायत राज दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। ठीक है, आगे देखते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर कौन सी व्यवस्था स्थापित है? तो प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर ग्राम पंचायत की व्यवस्था स्थापित है। हम देख चुके हैं आर्टिकल 243 के सब क्लॉज बी में। ठीक है, उसमें व्यवस्था की गई है कि ग्राम पंचायत का गठन होगा जिसके लिए प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होंगे प्रत्येक 5 वर्ष के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं, भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? तो भारत की पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर हैं। ठीक है, जैसे कि बलवंत राय मेहता समिति की बात की थी, उन्होंने जैसे जो स्थिति दी थी उसमें एक है ग्राम पंचायत, फिर है पंचायत समिति और फिर जिला परिषद। ठीक है, तो ये 3 स्तर हैं। आगे देखते हैं, पंचायती राज या स्थानीय शासन के जनक कौन है? तो ये हम देख चुके हैं। ठीक है, इसको डिस्कस कर चुके हैं, वो हैं लॉर्ड रिपन। ठीक, संविधान के किस भाग में अनुच्छेद पंचायती राज का वर्णन है? तो भाग 9 में है और ये DPSP में उल्लेख किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 40 में, लेकिन भाग 9 की अगर हम बात करें तो उसमें अनुच्छेद 243। ठीक है, दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना है। प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकता है, घुमा फिरा कर। ठीक है, तो आपको हर तरीके के प्रश्न के लिए बिल्कुल तैयार रहना है, हर तरीके से जो है वो प्रश्न टैकल करना है। ठीक, आगे देखते हैं, पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित है? तो पंचायती राज व्यवस्था सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है, यानी जो शक्ति है वो किसी एक ही के हाथ में नहीं है, सभी को शक्ति का वितरण किया गया है, सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया है। ठीक है, पंचायती राज का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? तो जनता को प्रशासन में भागीदारी के लिए योग्य बनाना। ठीक है, ये हम देख चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, पंचायती राज व्यवस्था में पंचायती समिति किस पर गठित की जाती है? तो पंचायती समिति का गठन जो है वो किया जाता है खंड स्तर पर यानी ब्लॉक स्तर पर। ठीक है, 3 स्तर हैं जिसमें से पंचायत समिति भी एक है और पंचायत समिति की व्यवस्था जो है वो ब्लॉक स्तर पर की जाती है यानी प्रखंड स्तर पर। ठीक, आगे देखते हैं, किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? तो ये क्वेश्चन भी हम देख चुके हैं, नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत है। ठीक है, किस संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो 73वें संविधान संशोधन के तहत। और 73वें संविधान संशोधन के तहत कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो इसको भी हम क्लियर कर चुके हैं, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, और इसके अंतर्गत टोटल जो है वो 29 विषय शामिल थे। ठीक है, इस सूची को जब जोड़ा गया था तो इसमें टोटल कितने 29 विषयों को शामिल किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है। ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग होता है। ठीक है, भारत में पंचायती राज अधिनियम लागू कब हुआ था? तो यहाँ पे आ जाएगा 25 अप्रैल, वो 24 अप्रैल आएगा, यहाँ पे 25 दिया गया, आप 24 देखिएगा इसको, 24 अप्रैल। ठीक है,
आगे देखते हैं सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू हुई थी। तो ये राजस्थान के जिला नागौर से शुरू हुई थी 1959 में, 2 अक्टूबर 1959 में। देखिए क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं तो एक तरीके से अच्छा है, क्योंकि एक बार फिर से थोड़ा सा रिवीजन सा हो रहा है। ठीक है, देश के सामाजिक व सांस्कृतिक उत्थान के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया था। कब चलाया गया था ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम? तो ये चलाया गया था 2 अक्टूबर 1952 में। ठीक है, 2 अक्टूबर 1952 में। और इसके जो जनक थे वो थे एस.के. डे। ठीक, ध्यान में रखना है, 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया था और इसके जो जनक थे वो थे एस.के. डे। ठीक है, आगे देखते हैं, किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो सबसे छोटी इकाई है ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला स्तर पर हमने मंडल देखा था। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं तीनों, और इसमें सबसे छोटी जो है वो ग्राम पंचायत है। ठीक है, पंचायत राज संस्थाएं निधि के लिए किस पर निर्भर करती हैं? तो सरकारी अनुदान पर निर्भर करती हैं। पंचायती राज संस्थाएं निधि के लिए सरकारी जो अनुदान है, सरकारी अनुदान के रूप में इनको एक राशि मुहैया कराई जाती है और उस पर ही यह अपने निधि के लिए निर्भर करती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस समिति की सिफारिश पर प्रारंभ हुआ था। तो ये प्रश्न जो है वो काफ़ी अच्छा है कि किस समिति की सिफारिश पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था। तो के.एम. मुंशी समिति की सिफारिश पर, के.एम. मुंशी समिति की सिफारिश पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं, ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या होता है। तो ग्राम पंचायत की आय का स्रोत होता है मेले व बाजार कर, है ना, यानी जो बाज़ारों से जो टैक्स लिया जाता है, जब मेले वगैरह लगते हैं स्थानीय तौर पर, उनसे जो टैक्स आता है, तो वही कहीं ना कहीं जो है वो ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट ही है, आगे भी पूछा जा सकता है। ठीक, किन राज्यों में पंचायती राज प्रणाली नहीं है। तो ध्यान में रखना है कि नहीं है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम जो कि उत्तर पूर्वी राज्य हैं, तो वहाँ पर पंचायती राज प्रणाली नहीं है। ठीक है, पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन किस स्तर पर होता है। तो ग्राम स्तर पर पंचायत राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन होता है। तो ग्राम पंचायत का गठन होता है ग्राम स्तर पर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितना होता है। तो 5 वर्ष का होता है। हमने इधर देखा था कि आर्टिकल 243 का जो सब क्लॉज बी था, ठीक है, आर्टिकल 243 का जो सब क्लॉज बी था उसमें बात की गई थी कि जो ग्राम पंचायतों गठन की बात की गई थी और प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के लिए इनका चुनाव होगा, लेकिन 5 वर्ष से पहले भी इनको भंग किया जा सकता है। ठीक है, इसमें पंचायतों को वापस बुलाने का भी अधिकार दिया गया है, जिसका प्रयोग सर्वप्रथम प्रयोग राजस्थान में ही किया गया था। ठीक, चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष है और वोट देने के लिए 18 वर्ष। ठीक, तो ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी है। और पंचायत चुनाव के लिए निर्णय कौन लेता है। तो पंचायत चुनाव के लिए जो निर्णय लेगा, क्योंकि ये स्थानीय तौर पर चीज़ें हो रही हैं, तो इसके लिए जो निर्णय लेगा वो राज्य सरकार लेगी। ठीक है, कौन निर्णय लेगा इसमें? राज्य सरकार लेगी। ठीक है, देखिए इसमें एक चीज़ और है कि इसके लिए पूरी जो पंचायती राज की बात करते हैं, इसके लिए विभिन्न समितियां बनी थी, जिसमें सबसे पहली जो समिति थी वो आपकी बलवंत राय मेहता समिति ही थी। ठीक है, तो सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति ही थी और बलवंत राय मेहता समिति जो है वो 1957 में बनी थी, जिसने त्रिस्तरीय व्यवस्था की जो है वो सिफारिश की थी। फिर उसके बाद अशोक मेहता समिति आई। अशोक मेहता समिति ने कहा कि जो ये पूरी व्यवस्था है इसको मतलब सदनी रहना चाहिए, द्विस्तरीय रहनी चाहिए, और ये आई 1977 में। ये क्योंकि मिलान में मैचिंग में ये प्रश्न बनते हैं और कई बार बने हैं, इसीलिए इसको थोड़ा सा देखना ज़रूरी है। बलवंत राय मेहता समिति 1951 में आई और इसने त्रिस्तरीय स्थानीय शासन व्यवस्था की बात कही थी, जबकि इसके बाद अशोक मेहता समिति आई 1977 में और इसने द्विस्तरीय ढांचे की बात की थी स्थानीय स्वशासन में। ठीक है, इसके बाद पी.वी. के राव समिति आई 1985 में। पी.वी. के राव समिति 1985 में आई थी और इसने जो है 4 स्तरीय स्थानीय स्वशासन की बात की थी, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर और ग्राम स्तर पर। ठीक है, इसमें महिलाओं के आरक्षण की बात की गई थी, SC/ST व महिला आरक्षण की बात की गई थी। फिर एल.एम. सिंघवी समिति आई थी 1986 में। ठीक है, इसने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की बात की थी। और फिर आई थी पी.के. थुंगन समिति। ठीक है, वो आई थी 1988 में। ठीक,
देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें बलवंत राय मेहता समिति, अशोक दलवाई, पीवी राव और एलएम सिंघवी समिति है और पीके थुंगन समिति है। तो इनको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, इनका समय याद रखना है कि पहले कौन सी आई क्योंकि ये मिलान में आ जाती हैं, ठीक है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट भी हैं, कई बार भी बनी हुई हैं ये प्रश्न में ऐसे मैचिंग के लिए, और कई बार तो सीधे सीधे ही प्रश्न पूछ लेते हैं कि जो त्रिस्तरीय है उसकी व्यवस्था किस समिति ने दी थी, है ना, तो ऐसे करके भी प्रश्न आ जाता है। आगे देखते हैं, पंचायती राज पंचायत के चुनाव हेतु निर्णय कौन करता है, तो राज्य सरकार, ठीक है, ये हम देख चुके हैं, यहाँ पर रिपीटेड क्वेश्चन है। यदि पंचायतों को भंग किया जाता है तो निर्वाचन कितने समय के अंदर आवश्यक होता है, तो निर्वाचन 6 माह के भीतर आवश्यक होता है अगर पंचायतों को भंग किया जाता है तो, ठीक है, अगर पंचायतों को भंग किया जाता है तो 6 माह के भीतर ही जो है वो दोबारा से जो निर्वाचन है वो आवश्यक हो जाता है, ठीक है, तो ये बात भी हमको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। पंचायत राज के सुधार हेतु कौन सी समितियां बनाई गई, तो अभी हमने जिन समितियों के बारे में बात की थी एक बार फिर से देखते हैं। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में, ठीक है, अशोक मेहता समिति 1977 में, ठीक है, पीवी राव समिति 1985 में, एलएम सिंघवी समिति 1986 में और पीके थुंगन समिति 1988 में, ठीक है, तो ये सारी समितियां जो हैं वो याद में रखनी है, ठीक है। तो इस तरीके से पंचायती राज से काफ़ी सारे प्रश्नों को हमने आज देखा, जो भी बेसिक प्रश्न थे जो जिनके बनने की संभावनाएं होती हैं, तो उन प्रश्नों को हमने देखा है, ठीक है। और अभी जो ये तो स्थानीय स्तर पर था, यानी, और अभी इसमें हमारा जो शहरी शासन है यानी जो नगर पालिका है वो भी रह गया है, उसको भी अगर हम कर लेंगे तो पूरा जो लोकल गवर्नमेंट है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और फिर आगे जाके हमारे जो कुछ टॉपिक ही बचेंगे, जिसमें से हमारा अभी मंत्रिपरिषद रह गया है, ठीक है, और राज्य की व्यवस्था रह गई और न्यायपालिका रह गई है, ये रह गई है, और कुछ इम्पॉर्टेंट जो संविधान संशोधन हाल ही में हुए हैं वो रह गए, क्योंकि उनसे ही ज़्यादा प्रश्न बनने की संभावना होती है जो अभी हाल ही में चर्चा में रहते हैं। तो ऐसे करके हम बस कुछ हमारे टॉपिक्स और रह गए हैं, इस तरीके से हमारी पूरी भारत की राज्य व्यवस्था हो जाएगी और काफ़ी सारे प्रश्नों का संकलन, काफ़ी सारे प्रश्नों का एक संग्रह आप तक अवेलेबल होगा, जिसे आप परीक्षा के पूर्व एक रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं, ठीक है, रिवीजन के तौर पर लेकर एक पूरा प्रश्नों के माध्यम से अपने पूरा देख सकते हैं राज्य व्यवस्था को, ठीक है। तो इसीलिए आज ये भाग इम्पॉर्टेंट था और आगे ऐसे कुछ भागों के और पूरा करते हुए हम पूरे राज्य व्यवस्था को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही और आशा करते हैं कि कंटेंट पसंद आया होगा आपको। जितने भी हमारी वीडियोस हैं उन वो वीडियोस ठीक लग रही होंगी, ठीक है। आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, वो चाहे किसी के भी पीडीएफ चाहिए हो, आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की चाहिए हो, ठीक है, टेस्ट पेपर्स की चाहिए हो, करंट अफेयर्स की चाहिए हो, या राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्नों की चाहिए हो, तो समस्त प्रकार की जो पीडीएफ हैं वो आपको टेलीग्राम पर आप हमसे जुड़कर वो पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। बाकी का आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। बाकी का आप स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।